देहरादून में कांग्रेस के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी। तीसरी लिस्ट में 10 लोगों के नाम, 5 प्रत्याशियों के नामों में हुआ बदलाव। बीजेपी में शामिल किशोर उपाध्याय, प्रहलाद जोशी ने उपाध्याय को करा ज्वाइन। टिहरी से लड़ सकते हैं चुनाव। रामपुर शहर से आजम खां का नामांकन तय। जेल से ही नामांकन दाखिल। आजम की पत्नी भी करेंगी स्वार टांडा से नामांकन। यूपी दौरे पर बीजेपी के दिग्गज नेता। रण में बीजेपी के चाणक्य। बीजेपी का घर घर चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का मेरठ दौरा। दोपहर 3 बजे मेरठ विधानसभा पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। प्रभावी मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। चौथे चरण का नामांकन आज। 3 फरवरी तक होगा नामांकन। 7 फरवरी तक होगी नाम की वापसी। 9 जिलों में होगा नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में। राजनीति में हम बात करेंगे अलग अलग राजनीतिक दलों की, किस तरीके से वो कर रहे हैं चुनावों की तैयारियां और किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं सभी पार्टियां। राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी यूपी जीत का मंथन, और सीधे आपको ले चलते हैं मथुरा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं मथुरा। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं मथुरा की, ये सीधी तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे मथुरा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मथुरा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा। मथुरा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। ये सीधी तस्वीरें मथुरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मथुरा से ये सीधी तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
और मथुरा से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और अब बात करेंगे कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। देहरादून में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 लोगों के नाम शामिल हैं और 5 प्रत्याशियों के नाम में बदलाव किए गए हैं। नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, तो डोईवाला से मोहित उनियाल को हटाया गया है। अब गौरव चौधरी को डोईवाला से प्रत्याशी बनाया गया है। हरिद्वार से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह कई प्रत्याशियों में बदलाव किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश अली लाइव जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है? तीसरी लिस्ट कांग्रेस की आ गई है, अभी तक बहुत इंतजार करना पड़ा है उत्तराखंड की जनता को कांग्रेस की लिस्ट के लिए, और लगातार अब लिस्ट जारी हो रही है, तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ गई है। इसमें काफी अहम नाम भी निकलकर सामने आए हैं, कई सीटों पर फेरबदल भी किया गया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि कांग्रेस ने काफी लंबा मंथन करने के बाद और काफी इंतजार कराने के बाद 53 नामों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद फिर अगले 2 दिन के बाद 11 नामों की जो लिस्ट जारी की थी, उन नामों के बाद अब तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें 5 जो विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट बदलने का काम जो कांग्रेस ने किया, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ज्वालापुर से जो वर्षा रानी को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद उनको अब रवि बहादुर वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण की, तो हरिद्वार ग्रामीण से जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही थी, एक ही परिवार एक ही टिकट देने की जो खबरें सामने आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नजरअंदाज करते हुए अनुपमा रावत को टिकट दिया है। वहीं अगर बात करें रामनगर सीट की, रामनगर सीट पर हरीश रावत को जो पूर्व में लिस्ट आई थी उसमें हरीश रावत को टिकट दिया गया था, तो उस पर काफी बगावती सुर देखने को मिल रहे थे। जो रंजीत रावत हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो उनको वो कह रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं बगावती सुर भी उठने का नाम लिया था। वहीं पार्टी ने इन सब चीजों को मैनेज करते हुए जो रामनगर से रंजीत रावत दावेदारी कर रहे थे, तो रंजीत रावत को अब साल्ट विधानसभा से उतारा गया है। वहीं लाल कुआं से हरीश रावत को मैदान में उतारा गया है। अगर बात करें जो महेंद्र पाल जो पहले जो कालाढूंगी से लड़ने वाले थे, उनको रामनगर सीट दे दी गई है। कालाढूंगी से अब महेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने सभी जो दानिश, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को काफी बढ़ावा दिया गया है, क्या उत्तराखंड में इसकी बानगी हमें देखने को मिली? क्या प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी की जा रही है उसमें लड़कियों को किन लड़कियों को कितनी सीटें मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, विपक्ष की अगर बात करें, मतलब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारे की बात करें, तो विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या प्रवक्ता सुरेश जोशी के पास लगातार उनके बयान आते रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा कांग्रेस ने दिया है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कांग्रेस ने किया है। क्योंकि जो पूरी लिस्ट आई उनमें 6-7 ही नाम देखने को मिले हैं। क्योंकि इस तरह से जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तराखंड में जो साकार करने की बात कांग्रेस कर रही थी, कहीं ना कहीं नजरअंदाज इस बात को किया गया है कि जो नारा दिया गया उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल दानिश, एक अलग हमने आज कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कई फेरबदल भी देख रहे हैं। अंदरूनी गुटबाजी भी काफी हो रही है जो कि लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रीतम सिंह गुट हो, चाहे वो हरीश रावत का गुट हो। अब चूंकि हरक सिंह रावत की भी एंट्री हो चुकी है, तो तमाम सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर भी। जी बिल्कुल, जैसा कि ये गुटबाजी सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मैनेज किया है। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो एक बात करी जाए तो रोतेला जो लैंसडाउन से जो दावेदारी कर रहे थे, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस बना दिया गया है। कहीं ना कहीं जो मैनेज जो राजपुर रोड से कमलेश रमन थी, वो भी राजपुर रोड से अपना टिकट मांग रहे थे, लेकिन राजकुमार को मिलने के बाद वो विरोध में आ गई थी। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनको प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है महिला कांग्रेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो मैनेज है, रामनगर की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी है कि किसी भी तरह का कोई भी गुटबाजी ना हो, किसी भी तरह की कोई डैमेज पार्टी में ना हो। जी बिल्कुल दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जो कि जारी की गई है। गौरव चौधरी को डोईवाला से
टिकट दिया गया है कांग्रेस के प्रत्याशियों की तीसरी प्रचारियों। हालांकि लड़की हूं लड़ सकती हूं जो स्लोगन उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसकी बानगी उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली। और सीधे आपको ले चलते हैं मथुरा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं और यहां पर बांके बिहारी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि करीब 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका मथुरा दौरा है, मथुरा पहुंचे हुए हैं, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद करीब 1 बजे बैठक भी वो करेंगे। वृंदावन के बाद गोवर्धन जाएंगे अमित शाह। ये तमाम जानकारी जो मिल पा रही है हम आपसे साझा कर रहे हैं। गोवर्धन में श्रीजी बाबा विद्या मंदिर में पूजा करेंगे अमित शाह। फिलहाल बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजन अर्चन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आपको बता दें कि मथुरा दौरा है। बांके बिहारी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा दौरा। एक बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। मथुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। राधे रानी की और यहाँ पर लोग भी अपने घरों के बाहर हैं। और अब बात करेंगे बीजेपी के हुए उपाध्याय। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि टिहरी से किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अगले 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब खबर है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने ही किशोर उपाध्याय से सभी जिम्मेदारियां वापस लेने का आदेश दिया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशोर उपाध्याय को व्यक्तिगत रूप से कई बार चेतावनी दी गई। इसके बावजूद उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं। ऐसे में किशोर उपाध्याय को पार्टी से निकाला जाना जरूरी हो गया था। सेवा करनी है वो भारतीय जनता पार्टी की। मेरी कोशिश है कि उत्तराखंड का और विशेषकर जो हमारे सरोकार हैं
उनको हम आगे बढ़ा सकें, सुखी उत्तराखंड बना सकें, इस भावना से जो है मैंने ये नया कदम उठाया। तो क्या नई टिहरी से इलेक्शन लड़ोगे आप? अब ये देखिए, ये तो पार्टी तय करती है, ये मैं नहीं करता है। क्या वजह रही कांग्रेस को आपको छोड़ना पड़ेगा? 40 साल के आप सिपाही थे कांग्रेस के। अब देखिए, ये वजह तो जो है आप उन लोगों से पूछिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँ। 6 साल के निष्कासित भी कर दिया। नहीं, अब उस बारे में देखिए दूसरे ने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का जवाब वही दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकता। क्या कहेंगे सर, भाजपा में आप नई जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वाह करेंगे क्या? देखिए किशोर उपाध्याय एक सरोकारों से संबंधित राजनीतिक व्यक्ति है और उसको लेकर के मैंने ये कदम उठाया और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे संरक्षण मिलेगा उन सरोकारों को समाधान में। और ये बीजेपी के हुए किशोर उपाध्याय, हम आपको ये खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका है और ये भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस से उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिना आजमी लाइव जुड़ी हुई हैं। हिना, बीजेपी के हुए किशोर उपाध्याय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि किशोर उपाध्याय जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो वो लगातार जो है रात के अंधेरे में जो भाजपा के शीर्ष नेता उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे थे, तो ऐसे में सभी पदों से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। और अभी इसी बीच जो है एक आदेश जारी किया गया है, जो प्रभारी है कांग्रेस के देवेंद्र यादव के, वो 6 साल से जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जिसके बाद जो है आज बहुत बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को देखने के लिए मिला है। किशोर उपाध्याय जो कि 44 सालों से कांग्रेस से जुड़े थे, तो यहाँ पर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और हो सकता है अटकलें ये लगाई जा रही है कि टिहरी सीट जो कि होल्ड छोड़ी गई है भाजपा द्वारा, तो टिहरी विधानसभा सीट से जो है किशोर उपाध्याय यहाँ पर चुनावी रण में उतरते नजर आएंगे। जी, मैं यहाँ हिना आपसे ये समझना चाहूंगी कि किशोर उपाध्याय के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है? जी हाँ, जिस तरीके से अगर बात करें किशोर उपाध्याय की, तो लगातार जिस तरह से वह वन आंदोलनकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने के कारण उनका जो है जनता से काफी जुड़ाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को जो है झटका लग सकता है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो टिहरी विधानसभा सीट, क्योंकि ये एक ब्राह्मण चेहरा है और टिहरी विधानसभा सीट पर जो टिहरी विधानसभा में कई जो है ब्राह्मण का जो समीकरण बैठता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को किशोर उपाध्याय फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है हिना, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और बात कर रहे हैं बीजेपी के हुए उपाध्याय, आगे आपको और भी जानकारी देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बीजेपी के हुए किशोर उपाध्याय, उनको टिहरी विधानसभा से टिकट मिल सकता है। अब हम बताएंगे आपको कि आखिर टिहरी विधानसभा सीट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों अहम है टिहरी विधानसभा सीट। 1952 में टिहरी अस्तित्व में आया, तब इस सीट में 5 ब्लॉक शामिल थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन हुआ। क्यों अहम है टिहरी विधानसभा सीट? वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। गठन के बाद इस सीट में नई टिहरी शामिल हुई। चंबा नगरपालिका
जाखड़ी धार और चंबा ब्लॉक भी शामिल है। बता दें आपको कि जिला मुख्यालय की ये सीट वीआईपी श्रेणी में रही। यहां से चुने गए 3 विधायक और चुने गए विधायक अब तक सरकार में मंत्री रहे हैं। राज्य बनने के बाद बने 3 विधायक किशोर उपाध्याय 2002, 2007, कांग्रेस से दिनेश धने 2012 निर्दलीय, डॉक्टर धन सिंह नेगी 2017 भाजपा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों है टिहरी विधानसभा सीट अहम। राज्य बनने के बाद इसमें 3 विधायक बने। उन्नीस में टिहरी अस्तित्व में आया। तब इस सीट पे 5 ब्लॉक शामिल थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन हुआ। गठन के बाद इस सीट में नई टिहरी शामिल हुई। चंबा नगरपालिका, जाखड़ीधार और चंबा ब्लॉक भी शामिल। जिला मुख्यालय की यह सीट वीआईपी श्रेणी में रही। यहां से चुने गए 3 विधायक। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों अहम है टिहरी विधानसभा सीट। यहां से चुने गए विधायक अब तक सरकार में मंत्री रहे हैं। किशोर उपाध्याय 2002 और 2007 कांग्रेस से, दिनेश धने 2012 निर्दलीय, डॉक्टर धन सिंह नेगी 2017 भाजपा। इस सीट पे 5 ब्लॉक शामिल थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ हिना लगातार हर एक अपडेट के लिए बनी हुई है। हिना, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर टिहरी विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। किशोर उपाध्याय यहाँ से 2 बार के विधायक रहे और इस बार धन सिंह नेगी भाजपा सरकार में विधायक रहे। अब ये माना जा रहा है कि किशोर उपाध्याय को एक बार फिर से यहाँ से टिकट दी जा सकती है। धन सिंह नेगी का क्या, फिर धन सिंह नेगी को कहाँ से टिकट दिया जा सकता है? लगातार जिस तरीके से अगर बात करें टिहरी विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर किशोर उपाध्याय का एक ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हाईकमान से इसके भी फिलहाल जानकारी नहीं हो पाई है, मुझे माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर हाईकमान जो है फैसला ले सकता है कि धन सिंह को कहीं और का जो है जिम्मेदारी दी जाए। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि कांग्रेस ने 6 साल के लिए किशोर उपाध्याय को निष्कासित किया है और उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रहलाद जोशी ने किशोर उपाध्याय को बीजेपी ज्वाइन कराई और कहा जा रहा है कि अब उनको टिहरी विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है। फिलहाल धन सिंह नेगी वहां से विधायक है। और
अब बात करेंगे पश्चिमी यूपी जीत का मंथन। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख आने के बाद रूठना मनाना भी अब जारी है और इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी दमखम लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूठे जाट समुदाय के किसानों को मनाने के लिए सिलसिला शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम यूपी के 253 जाट नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ मीटिंग की। यह मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता और सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर बुलाई गई। इस बैठक में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख गणमान्य नेता शामिल हुए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक दल इस बार जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश में है। इससे जाट समुदाय के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के कारण पश्चिमी यूपी जाट समुदाय के बड़े तबके में बीजेपी से नाराजगी भी देखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए मांगा जाटों का समर्थन। उन्होंने कहा कि दोनों के दुश्मन रहे एक पिछले 650 वर्षों से मुगलों से लड़ रहे हैं। और मुलाकात के दौरान पगड़ी में भी दिखे अमित शाह। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है। वृंदावन के बाद गोवर्धन जाएंगे अमित शाह और उसके बाद करीब 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहां पर पगड़ी में नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जाट समुदाय में पगड़ी की बहुत अहम भूमिका है। अमित शाह ने बीजेपी के लिए जाटों का समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि दोनों के दुश्मन एक रहे हैं। शाह ने कहा कि पिछले 650 वर्षों से मुगलों से लड़ाई लड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा दौरा। और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम है, कल उन्होंने जाटों से मुलाकात की, पगड़ी में भी बाकायदे नजर आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जाटों को साधने की कल कोशिश की और आज मथुरा दौरे पर है अमित शाह। क्या कुछ कहना है? देखिए, पश्चिमी यूपी का प्रभार खासतौर पर सबसे ज्यादा अगर बीजेपी के लिए संवेदनशील जगह कही जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लगातार किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है और ऐसे में पश्चिमी यूपी का प्रभार जो है वो अमित शाह के पास में है। जाहिर तौर पर अमित शाह की रणनीति वहां पे लगातार काम करेंगी और यही पहली जो सिंबल खास और पहली चीजें जो सामने निकल के आई थी, कल उन्होंने जाटों के साथ बैठक करी थी और आज मथुरा के दौरे पे है और इससे बाद भी आगे पश्चिमी यूपी में कई दौरे उनके होने हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 फरवरी को इलेक्शन होना है और ऐसे में 10 फरवरी इलेक्शन से पहले जो ये माना जा रहा था कि बीजेपी का अगेंस्ट माहौल जो पश्चिमी यूपी का है उसे अमित शाह सुधारने की कवायद में लगे हैं। और कल जिस तरह से जाट नेताओं के साथ अमित शाह की मुलाकात हुई है, उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि अब जाटों की नाराजगी दूर हो गई है, तमाम वोटर्स जो है फिर बीजेपी पे एक बार भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, देखना होगा कि कितना फायदा इसका होता है भाजपा को। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर पहली तस्वीर में जाट नेताओं से मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और उसके बाद आज मथुरा में वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं। और राजनीति में फिलहाल होता है, देखते रहिए न्यूज़ 18 नमस्कार।